दर्शकों बहुत नमस्कार। स्वागत है डॉक्टर कहते की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर आते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के साथ में, और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उपचार से क्रांतिकारी बदलाव। और इसी कड़ी में हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है मध्य भारत के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद मैम। जी दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई सवाल आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। दर्शकों, मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, इस नंबर पे कॉल कीजिए और लाइव आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर सर से पूछ सकते हैं। दर्शकों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, इलाज में बहुत बेहतरी देखने को मिली है। तो इसी कड़ी में आज, जैसा कि आज का विषय है लेप्रोस्कोपिक पद्धति या एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी आई है उससे उपचार में कितना क्रांतिकारी बदलाव आया है, आज हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। तो सर, पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा पहला प्रश्न सर आपके लिए यही होगा कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आई है और इसके साथ ही कौन कौन से उपचार इस पद्धति से हो रहे हैं। दोनों ही प्रश्न मैं साथ में लूँगी सर जी। देखिए, सिर से लेके पैर तक की अगर हम बात करें जी, तो एक ज़माना था जब कोई भी ऑपरेशन अगर कर रहे हैं, चाहे वो सिर का हो, चाहे छाती का हो, चाहे पेट का हो, चाहे पैरों की हड्डियों का ऑपरेशन हो, जी, हम बड़े बड़े चीरे लगाते थे और ऑपरेशन करते थे। जी, जी। आज सब जगह लगभग एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक का उपयोग होने लगा है, जिसमें आप बहुत छोटे छोटे चीरे लगा के हड्डियाँ भी जोड़ लेते हैं, ब्रेन के बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी की नसों का ऑपरेशन कर लेते हैं, पेट के बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर के पेट के कैंसर के ऑपरेशन आप सब इन पद्धतियों के द्वारा कर लेते हैं। जी। इनको हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, या एंडोस्कोपिक सर्जरी, या थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। जिस जगह पर पेट में अगर यूज़ हो रही है तो वो लैप्रोस्कोपिक हो जाती है, रोबोटिक हो जाती है। जी। छाती में अगर यूज़ हो रही है तो वो थोरैकोस्कोपिक हो जाती है। जी। हड्डियों के लिए भी इसी प्रकार का मिनिमल इन्वेजिव तकनीक से आप सारे ऑपरेशन, घुटना प्रत्यारोपण जो है उसमें भी आज की तारीख में मिनिमल इन्वेजिव तकनीक का उपयोग होने लगा है। जी। गुर्दा प्रत्यारोपण, लीवर प्रत्यारोपण में भी आज की तारीख में मिनिमल इन्वेजिव तकनीक का उपयोग होने लगा है। जी। और क्रांतिकारी परिवर्तन सिर्फ चिकित्सा की पद्धति में नहीं आया या टेक्निक में नहीं आया, जी, डायग्नोसिस में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी। एक समय था जब आपको किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, जी, क्योंकि उतने जांच न सोनोग्राफी थी, सिर्फ एक आपके पास में एक्सरे हुआ करता था। जी। आज सोनोग्राफी, सीटी, पैट सीटी, एमआरआई, आप नाम लीजिए टेक्नोलॉजी का, और वो टेक्नोलॉजी आज आपको बड़े आराम से बता देती है कि ये कैंसर है, ये कैंसर यहाँ फैला या बिल्कुल लोकलाइज्ड है, कहीं फैला हुआ नहीं है, आप सिर्फ कैंसर निकाल देंगे, काम हो जाएगा। जी। तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, अद्भुत है जो कि। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। और आपने अपने पहले ही प्रश्न में इतने विस्तार से हमें बताया है और एक एक चीज़ इतने अच्छे से क्लियर करी है। मैं अगला प्रश्न अपना ये लेना चाहूँगी सर कि पुराने जो चिकित्सा पद्धति थे और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, चाहे हम रोबोटिक की बात करें, लेप्रोस्कोपिक की बात करें, कितना फ़र्क है दोनों चिकित्सा पद्धति में, और कौन सा, हम तो देख ही रहे हैं ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्या फ़र्क है पुरानी चिकित्सा पद्धति और नई चिकित्सा पद्धति? देखिए, पुरानी चिकित्सा पद्धति की जब हम बात करते हैं तो सर्जन का जो को नापा जाता था कि वो कैसा सर्जन है, जी, तो एक ब्रह्म वाक्य चलता था, जितना बड़ा सर्जन उतना बड़ा चीरा। जी, मतलब उतना बड़ा वो चीरा पेट में लगा के पेट के अंदर पहुंचता था और सारी अपने ज्ञान को और हाथों को और अपनी नेचुरल आंखों को इस्तेमाल करके ऑपरेशन करता था। जी। उसके बाद में आया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का दौर। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौर में आपने बड़े चीरे को छोटे छोटे चीरों से बदल दिया, जी, एक दूरबीन पेट के अंदर डाली, जी, और विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग करते हुए आपने पेट के विभिन्न ऑपरेशन करना चालू कर दिए, जी, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, हर्निया हो, कैंसर हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो। जी, जी सर। फिर उसके बाद एक तीसरा दौर आया, जी, जो कि अब लगता है कि इसके सर ये जानकारियों को हम लेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है, कॉलर जुड़ चुके हैं। तो हेलो।
हेलो जी, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम नंदसूर मिश्रा है, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर का नाम तो मैंने बहुत सुना हूँ, उनका स्थान भी एक प्रकार के ये हमारे लिए भगवान है। तो ऐसी दशा में जो ये जो सर्जरी होती है, इससे कितना बड़ा फायदा होता है और कितना इससे नुकसान हो सकता है? और दूसरी चीज, हमारे भारत में कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ हम इलाज करा सकते हैं, और जो गरीब तक का आदमी है उसको पैसा, उसके पास नहीं, पैसा का अभाव है, तो वो ये सर्जरी को इलाज ले कैसे उसका फायदा मिलेगा? जी नंद कुमार जी, बहुत विस्तृत सवाल थे और मुझे लग रहा है कि पूरे एपिसोड के सवाल आप कवर कर लेते हैं, तो चलिए इस जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नुकसान बता दूं। हर सर्जरी का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। पद्धति जैसे जैसे एडवांस होती जाती है उतना ही कॉम्प्लिकेशन या नुकसान कम होता जाता है जी। दूसरा, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में तो ये पहले उपलब्ध थी, पर आज की तारीख में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अंबिकापुर से लेकर छोटे छोटे गाँव में भी उपलब्ध हो गई है जी। रोबोटिक सर्जरी अभी भी आप ये बोल सकते हैं कि प्रदेशों की जो राजधानी है वहाँ तक पहुँच गई है। तीसरा जो आपका सवाल था कि खर्चा, देखिए हर ऑपरेशन में आज की तारीख में चिकित्सा जो है वो थोड़ी सी महंगी ज़रूर हो गई है जी। पर हर चिकित्सक ये कोशिश करता है कि भाई उसके मरीज के पास में इतना पैसा है तो उसके बजट में वो ऑपरेशन कैसे कर सके जी। और वो पूरा प्रयास करता है कि उसके बजट के अंदर ही वो ऑपरेशन हो जाए, उसका मकान गिरवी विरवी ना जाए, ये इसकी पूरी भरपूर कोशिश करने लगा है। ये मानवीय पक्ष हर चिकित्सक देखता है और हम हर चिकित्सक ये सहायता करने की भरपूर कोशिश करता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। और जिस प्रश्न पे हम बात कर रहे थे कि पुरानी चिकित्सा पद्धति और नई चिकित्सा पद्धति में ऑफ कोर्स ये बेहतर है, लेकिन क्या अंतर है? जी। अब मैं तीसरा जो आता है रोबोटिक, जी, ये एडवांसमेंट इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ कि मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में हमको ऐसा लगता है एज ए सर्जन कि हम पेट के अंदर घुस गए हैं। जी। हमारी आँख पेट के अंदर है, हमारे हाथ पेट के अंदर है, हम उस अंग के बिल्कुल पास में हैं और पास में जाके हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये मेरा हाथ है, इतनी लंबाई है जी। जी। अब अगर वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में मैं कर रहा हूँ तो मेरी इस हाथों की जो रीच है वो तिगुनी हो गई जी। इतना डेप्थ उसको मेरे को मिल गया। जी। जी। पहला, मुझे एक 3 डायमेंशनल व्यू मिल गया। जी। जो भी पिक्चर में देखूंगा मैं वो 3D में देखूंगा। जी। परसेप्शन उसका जो दिखना है वो बहुत क्लियर है जी। एक एक टिश्यू, एक एक फाइबर आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा जी। और जैसा मैंने बोला, आपको प्रतीत ये होता है कि आप पेट के अंदर बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं जी। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आप उस अंग के ऊपर, जिस अंग के ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके इतने निकट पहुंच चुके हैं जी। कि आपको एक एक टिश्यू, एक एक फाइबर बहुत क्लियरली दिख रहा है। इससे जो आजू बाजू के अंग हैं उनका डैमेज बहुत कम हो जाता है। जी। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। और आपने ये बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आप किसी बीमारी के अगर एकदम करीब, एकदम इंटरनल ऑर्गन्स तक अगर आपकी आंखें पहुंच सकती है तो निश्चित तौर पे जो इलाज है वो बहुत बेहतर होगा। और सर, जैसा आप कह रहे हैं कि उस रोबोटिक सर्जरी में आपकी जो आंखें, ऐसा आपको लगता है कि उसमें बिल्कुल आंखें चली गई और इतने करीब से आप देखते हैं एक छोटे से छेद के माध्यम से, या दूरबीन पद्धति जिसे भी कहते हैं। लेकिन दर्शकों को, जैसे जो हमारे पेशेंट्स भी हैं, उन्हें आज भी जब इतने एडवांस भी हम हो चुके हैं, उनको ये डर लगता है कि कंप्यूटर कर रहा है, रोबोट कर रहा है। हम आमतौर पे ये प्रश्न हमेशा दोहराते हैं हमारी बातचीत में कि उनको लगता है कि रोबोट है, लेकिन आज भी इतने बार इन प्रश्नों को दर्शकों को पता है, फिर उसके बाद भी उनको एक डर होता है सर। तो वो डर कैसे दूर करें और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी। देखिए, हम सब एक दूरदर्शन के स्टूडियो में इस वक्त बैठे हुए हैं जी। कैमरेज लगे हुए हैं, सब कोई है, सब पर जो कैमरेज के पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, कंसोल में बैठे हैं, वो सब एक उसको कंट्रोल कर रहे हैं जी। एक कंट्रोल यूनिट आपकी है। उसी प्रकार से रोबोट में एक कंसोल यूनिट है। रोबोट मेरा गुलाम है, उसको मैं जिस प्रकार से चलाऊंगा वो उसी प्रकार से चलेगा। जी। वो 1 मिलीमीटर भी नहीं चल सकता जब तक मैं उसको चलाऊंगा नहीं। जी। तो रोबोट मेरा एक माध्यम है जी। ऑपरेशन करने का, जिसको चलाना मुझे है। जी। ये एक मिथ है कि रोबोट अपने आप ऑपरेशन करेगा। जी। रोबोट अपने आप ऑपरेशन नहीं कर सकता। जी। हाँ, पर रोबोट में बैठ के, मैं रायपुर में बैठ के
या दिल्ली में बैठ के रायपुर में ऑपरेशन कर सकता, रायपुर में मरीज का ऑपरेशन कर सकता हूँ, या रायपुर में बैठ के मैं दिल्ली में जो मरीज है उसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये टेलीमेडिसिन या टेली सर्जरी आज की तारीख में अब होने लगी है जी। और इसका फ़ायदा हमको भविष्य में बहुत ज़्यादा मिलेगा कि मरीज को उस शहर में जाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। मरीज रायपुर में मेरे अस्पताल में भर्ती हो जाएगा और बम्बई का कोई सर्जन उसका ऑपरेशन जिससे वो करवाना चाहेगा वो भी कर सकेगा। जी, ये भी इस टेक्नोलॉजी में शामिल है सर। ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी में ये आ रहा है और धीरे धीरे आ रहा है जी। और इसका उपयोग अब आप बहुतायत पाएंगे, बहुत मतलब लोग फ्रिक्वेंटली करेंगे जी। तो उसका उस शहर में जाना आना जाना खर्चा, रहने का खर्चा, परिवार के साथ जाना, ये सब बच जाएगा और यहाँ पर रायपुर में बैठे बैठे उसका कोई भी ऑपरेशन उसके मन चाहे सर्जन के द्वारा हो जाएगा। सर शायद इसे ही क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है। ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। इसमें रक्त जो ब्लीडिंग होती है ऑपरेशन के दौरान वो भी काफ़ी कम होती होगी सर। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम टिश्यू के बिल्कुल पास हैं जी। हम एक एक खून की नस को बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू में देख रहे हैं, एक एक छोटी से छोटी कैपिलरी को देख रहे हैं जी। तो हम ब्लीडिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो जब आप ब्लीडिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रक्तस्राव होगा या ब्लीडिंग होगी वो बहुत कम होगी, घाव भी कम होगा तो रिकवरी भी जल्दी घाव तो मुश्किल से जो बनता है, एक घाव 8 मिलीमीटर का रहता है जी। इस प्रकार से आप पेट में 4 या 5 या 3 छेद बनाते हैं जी। और सबसे बड़ा जो घाव हो सकता है वो, जैसे मैंने किडनी का ऑपरेशन किया, किडनी में कैंसर था तो उस किडनी को निकालने के लिए मुझे हो सकता है एक छोटा सा इंसिजन अपने प्यूबिक एरिया में देना पड़ेगा जिससे कि मैं उस अंग को बाहर निकालूंगा। अच्छा। तो वो उस एरिया में सबसे कम पेन होता है, बिकनी एरिया या आपके अंडरगारमेंट से कवर्ड रहता है जो कि दिखाई भी नहीं देता है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि इस पे एक मिथ है या ट्रुथ है, ये तो आप ही बताएंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है या लोगों के बीच ये मिथ्या है या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्या ये मतलब क्या ये सच है, उस बारे में विस्तृत तरीके से बताइए। और अगर हो सकती है तो कितने दिन बाद हो सकती है? तो ये एक मिथ है जो क्लियर नहीं है लोगों को। जी देखिए, आप किस अंग का ऑपरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी ऑपरेशन, जब आप ओपन सर्जरी करते थे तो क्योंकि होता ये था कि सारा टिश्यू एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता था, इसमें पेट पूरा बंद रहता है जी। आप सिर्फ छेद करके अंदर जा रहे हैं तो पेट के जितने भी अंग हैं, अतड़ियाँ हैं, सब कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं होती और ड्राई नहीं होती, इसलिए उनके चिपकने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है जी। क्योंकि उस जमाने में बड़े बड़े चीरे लगा के ऑपरेशन किए जाते थे तो तुरंत प्रेगनेंसी लेना इसलिए मना किया जाता था कि भाई आपका ऑपरेशन अभी हुआ है, अगर पेट बढ़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान तो पेट के टाँके खुलने के या हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जी। तो इसलिए उस ज़माने में आपको प्रेगनेंसी कम से कम 1.5 साल, जब तक घाव पूरी तरह सूख नहीं जाता था, मजबूत नहीं हो जाता था, तब तक मना किया जाता था। अच्छा। आज की तारीख में अगर मैंने किसी का ऑपरेशन किया है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की है या रोबोटिक सर्जरी की है तो 1 महीने बाद कभी भी प्रेगनेंसी ले सकता है जी। और इसके प्रेगनेंसी में इस प्रकार के ऑपरेशनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। आमतौर पे तो सर हम ये देखते हैं और जानते भी हैं कि शरीर के हर अंग के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक वरदान के रूप में सामने आया है, लेकिन अभी जैसा हम ये बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी ले सकते कि नहीं, इसी से संबंधित एक और सवाल है मेरा कि क्या इससे इनफर्टिलिटी या बांझपन का भी ऑपरेशन किया जा सकता है और किया जा सकता है, तो कैसे ये हेल्पफुल रहेगा उसके लिए? जी देखिए, बांझपन जिसमें कि ट्यूबल प्रेगनेंसी है या एंडोमेट्रियोसिस के कारण बांझपन हो रहा है जी, तो आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ट्यूबल जो आपका ब्लॉकेज है जी जी उसको दूर कर सकते हैं, आप ट्यूब को वापस जोड़ सकते हैं काट के। जी। आपने टीटी करवाई हुई है और आपके बच्चों का नुकसान हो गया है या नहीं रहे हैं और आपको फिर से प्रेगनेंसी लेनी है तो आप वो जो टीटी है उसको रिवर्स कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिक पद्धति से या रोबोटिक पद्धति से जी। उसी प्रकार से एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जिसमें यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब सब चिपक जाते हैं, सिस्ट बन जाती हैं, बहुत मरीज को पेन होता है। तो इसका भी इलाज आप लैप्रोस्कोपिक पद्धति या रोबोटिक पद्धति से बहुत अच्छे से कर लेते हैं जी। तो बांझपन में भी डेफिनेटली इसका, और डायग्नोसिस कि उसको ट्यूब ब्लॉक नहीं है या ट्यूबल ब्लॉक है, इसको डायग्नोस करने के लिए भी लैप्रोस्कोपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी,
जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। दर्शकों में बता दूं कि सर के नाम 500 से ज़्यादा ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड है और पूरे मध्य भारत में सर नंबर 1 में पोजीशन पे रोबोटिक सर्जरी में। जी, तो सर इतनी सारी सर्जरियों के बीच में क्या आप किसी ऐसी सर्जरी का या ऐसे वाकया का जिक्र करना चाहेंगे जो कुछ नया है और हमारे दर्शकों को नहीं पता है? कोई ऐसी बीमारी जिसका इसके माध्यम से इलाज हो पाया जो संभव नहीं था आम तरीके से, वो हमारे दर्शकों बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं खास करके कैंसर के, चाहे वो प्रोस्टेट का हो, चाहे वो पेशाब की थैली का हो, या गुर्दे का हो, या बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशन हो, जिसमें आपको कई बार ओपन सर्जरी करनी पड़ जाती है। ट्यूमर की साइज़ इतनी बड़ी होती है। अभी हम लोगों ने एक किडनी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया था जो कि करीब करीब 16 इंटू 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर था जी। उसकी साइज़ को देखते हुए ये लग रहा था कि यह ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा रोबोटिक पद्धति से जी। और उसको करना बहुत कठिन कार्य था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक रोबोटिक पद्धति से हो गया जी। और मरीज को मुश्किल से एक 3 सेंटीमीटर का प्यूबिक एरिया में हमको एक चीरा लगा के उस ट्यूमर को निकालने के लिए देना पड़ा। और जो अगर मैं उसको ओपन पद्धति से अगर करना पड़ता तो आप मान के चलिए कि एक 20 से 25 सेंटीमीटर का इंसिजन उसके लिए लगता, चीरा लगता, जो कि बहुत बड़ा होता और मरीज को कम से कम 10 से 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता और कम से कम 6 महीने से साल भर तक के वो कोई भी हैवी वर्क नहीं कर सकता था जी। उसकी कीमोथेरेपी और बाकी का इलाज भी लेट हो जाता है इन सब कारणों से। तो क्योंकि ओपन सर्जरी का घाव जब तक आपका सूख नहीं जाता तब तक आप उसको कीमोथेरेपी नहीं दे सकते थे। घाव का इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब इतना बड़ा चीरा आप लगाते हैं जी। तो इन सब चीज़ों से आपने उसको बचाया और मरीज 5 दिन के अंदर अपने घर चला गया और 15वें दिन से उसकी कीमोथेरेपी वगैरह सब चालू हो गई जी। तो ये जो रिवॉल्यूशन है सर्जरी में ये बहुत पेशेंट फ्रेंडली हो चुका है। अब आज की तारीख में पेशेंट को, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बीमारी से डरना चाहिए ना कि उसके इलाज से। अगर आपको कोई चिकित्सक बोल रहा है, सर्जन बोल रहा है कि आपका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है तो आप बेहतर है कि ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन से ना डरे, बीमारी से डरे जी। सर ने बहुत अच्छा बोला दर्शकों की। अब एक दर्शकों इस चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों पुनः स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद। और जैसा कि आपको बताया गया दर्शकों ये चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन उसके पहले हम एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं तो पहले हमें कॉल लेंगे जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैडम हम दिल्ली से बोल रहे हैं। जी जी मैम, अपना नाम बताइए। आप डॉक्टर साहब बोल रहे हो? लेडीज डॉक्टर जी। बहुत स्वागत है मैडम कार्यक्रम में आपका और अपना सवाल पूछिए जी। ये मैडम मेरे को ना गठान हुई थी पहले जी। तो मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। मांस वाली गांठ थी, कोई मतलब दिक्कत वाली नहीं थी, मतलब जैसे बोसी होती है पानी वाली या कैंसर, ये मतलब ऐसी नहीं थी, वैसे जो मांस की बन जाती है ना वैसे बन गई थी। कहाँ पे गांठ थी मैडम? कहाँ पे गांठ? जी कहाँ पे गांठ? गर्भाशय से बाहर थी एक साइड में जी। तो मैंने उसका ऑपरेशन भी करवा लिया लेकिन जैसे मैंने दोबारा टेस्ट करवाया ना 1.5-2 साल बाद वो दोबारा बनी हुई मिली वहीं पे इसी जगह पर जी। आपकी उम्र क्या है? ये जानना चाह रही थी, मतलब ये वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र मैडम है इस टाइम 47 साल जी। तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि वो गांठ फिर से है तो कुछ उसका ड्रॉबैक तो नहीं? क्या आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है? ये मैडम ये क्यों बन रही है, मतलब बार बार ये ना बने, खत्म हो जाए, कोई दवाई का इस टाइम मेरे 5 mm की है वो इस टाइम गांठ मेरा। 5 mm की गठान के लिए वैसे भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी गठान जिसका ऑपरेशन की आवश्यकता है वो कम से कम 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के ऊपर हो, वो तकलीफ दे रही हो। और जहाँ तक मुझे समझ में आया शायद ये आपके बच्चेदानी में गठान है। अगर आपको ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा हो तो ही उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, नहीं तो
नहीं तो सोए हुए शेर को जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मैम। ये डॉक्टर साहब मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ, हमारे बच्चे नहीं है तो रक्तचाप भी सही है, मानसिक भी ठीक अच्छा, आता तो है। आपका ये सवाल है मैडम कि इस गांठ की वजह से तो कहीं आपको बच्चा नहीं हो रहा है, ये आपका सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। आप 47 साल की उम्र में मैडम वैसे भी आपका जो बच्चा है वो होना थोड़ा सा कठिन रहेगा, और मोस्ट लाइकली आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में अगर आपको बच्चे चाहिए तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप IVF के लिए जाएं। जी वही एकमात्र रास्ता है जिससे आपको बच्चे हो सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। और मेरा अगला सवाल ये रहेगा सर कि कौन कौन से प्रिकॉशंस है सर्जरी के बाद में, कौन कौन से प्रिकॉशंस है जो हमें लेने होते हैं? देखिए, ये जितनी भी एडवांस चिकित्सा पद्धति या ऑपरेशन के तरीके आए हैं उनसे अब हम लोग तो आज की तारीख में जिस दिन मरीज को छुट्टी करते हैं उसी दिन से उनको ये बोल देते हैं कि आप ऑपरेशन के पहले जैसा रहते थे वैसा रहना चालू कर दीजिए। जी जी, कोई भी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेजर सावधानी आपको नहीं बरतनी है। जी अगर हमने किसी प्रकार के हर्निया का ऑपरेशन किया हुआ है तो हम उनको सिर्फ इतना बोलते हैं कि थोड़े कुछ महीने भर तक के आप थोड़ा सा वजन वगैरह ना उठाएं, जी झुके ना, करवट बदल के बिस्तर से उठें, इतना भर थोड़ा ध्यान रखें कि डायरेक्ट प्रेशर आपके पेट में ना पड़े इस वक्त। जी एक बार जाली आपकी सेट हो जाएगी तो उसके बाद आप जैसा रहना ऑपरेशन के पहले रहते थे जी वैसा रह सकते हैं। वॉकिंग आज की तारीख में हम प्रमोट करते हैं। हम ऑपरेशन के दूसरे दिन से मरीज को चलाना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि आप जितना चल सकते हैं उतना चलिए। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। तो यानी हम बहुत ही कम समय में रिकवरी कर सकते हैं और अपनी आम दिनचर्या में वापस लौट सकते हैं। जी जी सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे बहुत ही संक्षिप्त में कि कॉस्टिंग के बारे में आपने बताया था काफ़ी महंगा है ये इलाज, ऐसा लोगों को लगता है, तो क्या सच में ये इतना महंगा है या सिर्फ एक मिथ है? जी नहीं, मिथ तो नहीं बोलूँगा इसको। दर्शकों का ये सोचना भी आज की तारीख में सही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है जी, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती ज़रूर है, पर आज की तारीख में कॉस्ट को हम अलग तरीके से मेजर करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगा कि आप ओपन सर्जरी करवाते हैं, आपको 7 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, आपके 7 दिन का अस्पताल में रहने का खर्च, आपके परिवार का खर्च, आपकी दवाई जांच का खर्चा, सब खर्चा बढ़ जाता है। जी जी, तो उसको अगर हम टोटल में देखते हैं ओपन सर्जरी का और लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी की, तो टोटल में कॉस्ट कम ही पड़ती है वनस्पत ओपन सर्जरी का। और अगर घाव इन्फेक्ट हो गया तो आपको और एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी, तो ये सब चीज़ें बच जाती हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट लगभग बराबर ही पड़ती है, कोई ज़्यादा नहीं पड़ती। हार्डली अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। सर, सवाल तो इतने सारे हैं और आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि बस आपसे सुनते ही जाए, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है, जाते जाते अगर बिल्कुल संक्षिप्त में कोई संदेश देना चाहें इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए, तो आप हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं हमेशा जब भी इस प्रकार के इंटरव्यूज़ हो देता हूं तो मैं 2-3 बातें ज़रूर बोलता हूं। और एक तो खान पान को लेकर रहता है कि आप प्लीज़ जंक फूड अवॉइड करें। जी हमारा हिंदुस्तानी खाना दाल चावल रोटी सब्जी सबसे अच्छा है। जी एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी, तीसरा, बीमारी से डरें, इलाज से ना डरें। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। सर, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी आपने विस्तृत में जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। दर्शकों, आपने देखा आज हमारे साथ थे बहुत ही सीनियर सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और इनका एक टैगलाइन बहुत अच्छा था कि आप इलाज से ना डरें, आप बीमारी से ना डरें, क्योंकि इलाज संभव है, बस सही समय पे आपको बीमारी का पता होना चाहिए। और आज का जो ये क्रांतिकारी बदलाव आया है टेक्नोलॉजी के कारण, इसकी वजह से हमें बहुत जल्दी पता भी लग जाता है कि हमें क्या बीमारियां हैं। तो आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।